हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि बैंक जो लोन देता है एटलीस्ट उसमें एज ए सिक्योरिटी के तौर पर क्या क्या एक्सेप्ट करता है। इससे पहले वाला जो मेरा टॉपिक था एटलीस्ट उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है एटलीस्ट उसमें सिक्योरिटी के तौर पर कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती है। और अब आज हम वापस देखेंगे कि बैंक लोन देने के पीछे जो सिक्योरिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है वो है आपके स्कंद विनिमय पत्रों के विरुद्ध में। तो इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द सिक्योर्ड लोन, उसमें आपको सिक्योर्ड लोन जो है बैंक का वो देखना है और उसमें मैंने आपको बताया माल की जमानत पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। अब आज हम देखेंगे कि बैंक जो लोन देता है उसमें कुछ सिक्योरिटी को रखता है, स्कंद विनिमय पत्रों को रखता है और स्कंद विनिमय पत्रों को रख करके उनके विरुद्ध भी बैंक द्वारा ऋण दिए जाते हैं। दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ सिक्योर्ड लोन कि सिक्योर्ड लोन देने की ये सेकंड कैटेगरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जानते हो कि सिक्योरिटी क्या होती है। किसी भी कंपनी के अंश है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, अदर सिक्योरिटी है जो उस कंपनी के थ्रू इश्यू की जाती है। तो अगर हमारी उस पर ऑनरशिप है तो हम उन सिक्योरिटी को एज अ सिक्योरिटी के तौर पर कहीं रख करके और उनके अगेंस्ट भी हम लोन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें जो आता है स्कंद विनिमय पत्रों में जो आता है वो आता है औद्योगिक व व्यापारिक संस्थानों के अंश व ऋण पत्र कि किसी भी टाइप्स की कोई भी इंडस्ट्रियल हो, ट्रेडिंग हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, तो उसके अंश और ऋण पत्र, उसके शेयर और डिवेंचर्स जो होते हैं एज ए सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं। और सरकारी, अर्ध सरकारी, बीमा निगम, बैंक, ट्रस्ट, इन सभी की प्रतिभूतियां, इन सभी के द्वारा निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियां, तो आपकी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, इंश्योरेंस है, ट्रस्ट है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जिस भी स्टाइल की कोई भी सिक्योरिटी इशू की जाती है तो उन सब सिक्योरिटी पर भी आपको जो है बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है। बैंक ऑलमोस्ट जो है इन पर मिड टर्म और शॉर्ट टर्म लोन इश्यू करता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द बेनिफिट्स टू अ बैंक टू प्रोवाइड लोन दिस टाइप ऑफ लोन कि बैंक को इससे क्या क्या लाभ होते हैं। इस प्रकार का सिक्योर्ड लोन देना, सिक्योरिटी के बिहाफ पर, स्कंद विनिमय पत्रों के बिहाफ पर जब बैंक लोन देती है तो एटलीस्ट उससे बैंक को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है विश्वसनीयता कि बैंक का इसमें फेथ जो है वो इंक्रीज रहता है, विश्वास रहता है कि अगर बाय द वे कस्टमर ने किसी स्टाइल की कोई भी मिस्टेक करी तो बैंक को इस बात का विश्वास होता है कि इस टाइप के लोन की रिकवरी जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो बैंक इस स्टाइल की सिक्योरिटी को सेल कर सकता है। तो सबसे पहला है बैंक का विश्वास बना रहता है कि 100% जो है वो रिकवरी होगी ही होगी, इसके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इसमें क्या है कि विश्वसनीयता में क्या हुआ कि हम दो प्रकार की सिक्योरिटी को रखते हैं। फर्स्ट होता है अगर गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट की है तो उसकी सिक्योरिटी का लेवल थोड़ा हाई होता है क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर, उनसे 100% रिकवरी होगी। गवर्नमेंट हमेशा अपनी सिक्योरिटी का प्राइस पे करती है। इनका मूल्य जो है, गवर्नमेंट की अगर सिक्योरिटी है तो इनका प्राइस जो है वो एक स्टेबल पॉइंट पे रहता है, ये विश्वसनीय है और इनमें किसी स्टाइल की कोई भी रिस्क भी नहीं है। देन रिस्क लेस है, जोखिम रहित प्रतिभूतियां होती है। तो विश्वसनीयता में फर्स्ट है कि अगर आप बैंक ने सरकारी प्रतिभूति के तौर पर अगर कस्टमर को लोन दिया है तो उसमें विश्वसनीयता बने रहने का कारण है कि इनके प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है और इनमें रिस्क नहीं रहती। और अगर किसी व्यापारिक संस्था का पत्र जो है सिक्योरिटी रखी है तो ऑलमोस्ट उसमें भी अगर किसी प्रकार की कोई रिवर्स कंडीशन नहीं हो तो ऑलमोस्ट उसका प्राइस भी जो है वो एक स्टेबल पॉइंट पे स्थिर रहता है। सेकेंड पॉइंट आता है विक्रय आसान कि हम जो इस स्टाइल की सिक्योरिटी को लेते हैं तो उन सिक्योरिटी का एक बेनिफिट पॉइंट ये होता है कि इन सिक्योरिटी को सेल करना बहुत ज़्यादा इजी है। मार्केट में आप उस सिक्योरिटी को इजी गोइंग सेल कर सकते हो। जब कभी भी कस्टमर मना कर दे कि मैं वो लोन रीपे नहीं करता है तो बैंक को इसमें मार्केटेबिलिटी बहुत इजी रहती है, बैंक इनको बहुत आसानी से सेल कर सकता है। थर्ड बेनिफिट होता है मूल्य निर्धारण में मूल्य स्थिरता। अब आपको प्राइस डिटर्मिनेशन करना है तो सबसे, अब अगर अदर कमोडिटी और अगर आप कोई और दूसरी चीज़ एसेट्स को रखते हो तो प्राइस डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। बट इस स्टाइल के स्कंद विनिमय पत्रों के बिहाफ पे लोन देने में प्राइस स्टेबिलिटी या प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इनका जो प्राइस है
रिसेंट प्राइस जो है वो हर जगह न्यूज़ में, अपडेट में, चैनल पे, न्यूज़पेपर में, हर जगह अपडेट होता रहता है। आप कभी भी ऑनलाइन उसके प्राइस को चेक कर सकते हो कि एट रिसेंट टाइम में उसका प्राइस क्या है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकंड होता है प्राइस स्टेबिलिटी, कि ऑलमोस्ट इनके प्राइस में एक स्टेबल पॉइंट पर रहता है। अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स चलता रहता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, तो एक स्टेबल पॉइंट पर ही स्थिर रहेगा, इसलिए इसमें प्राइस में कोई वो नहीं आता है। उसके बाद बेनिफिट आता है नेक्स्ट, मालिकाना या स्वामित्व का निर्धारण। अब आपके सामने ये हो कि भाई ये जो मैंने शेयर रखे हैं एटलीस्ट उसकी ऑनरशिप मुझसे बिलोंग करती है या नहीं करती है, तो इसमें भी बैंक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ऑनरशिप का डिटर्मिनेशन इजी गोइंग हो जाता है। अगर मैं उन डॉक्यूमेंट्स पर, उन शेयर पर, उन बॉन्ड्स पर, प्रतिभूतियों पर अगर मेरी ऑनरशिप बता रही हूँ तो इजी गोइंग जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार से उसकी पूछताछ कर सकते हैं, कंपनी से उसकी पूछताछ कर सकते हैं, कंपनी से उसकी इंक्वायरी हो सकती है और पता लग जाता है कि इस सिक्योरिटी की ऑनरशिप कितनी है। और अगर बीआरआर है, सिक्योरिटी जो है वो बीआरआर ऑनरशिप पे बेस्ड है, तो एटलीस्ट जो उसका होल्डर है एट दैट टाइम्स एटलीस्ट वही उसका ऑनर होता है। तो मालिकाना हक बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहला, अगर कोई भी पर्सन लोन लेने के लिए आता है तो उसका उस पर स्वामित्व है या नहीं, ये हम कंपनी से या कंपनी रजिस्ट्रार से पूछ करके पता लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट कंपनी में उसकी पूरी इंक्वायरी रहती है कि उस कंपनी के शेयर किस किस पर्टिकुलर पर्सन ने कितने कितने क्वांटिटी में परचेज करे हैं, और अगर वाहक है तो जो एटलीस्ट उसका उस समय धारक है, बियरर है, एटलीस्ट वही उसका ऑनर होता है। तो इस प्रकार ऑनरशिप के डिटर्मिनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद है ऋण सुविधा, कि बैंक को क्या रहता है कि अगर बैंक के पास इस प्रकार की प्रतिभूतियां हैं या स्कंद विनिमय पत्र हैं, तो इन प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंक को लोन भी आसानी से मिल जाता है। जब बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है उनसे या अदर किसी बैंक से या अपने हेडक्वार्टर से इजी गोइंग लोन ले लेता है, और बैंक को आरबीआई से भी लोन इश्यू हो सकता है इनके बिहाफ पर। तो बैंक को ये बेनिफिट होगा कि एक बार उसने लोन दे दिया, दोबारा उसको इनको एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रख करके कहीं से भी जब कभी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक उनको रख करके उनसे लोन ले सकता है। उसके बाद आता है ऋण भार में कमी, कि बैंक का जो होता है वो बर्डन जो थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि उस सिक्योरिटी पर लाभांश मिलता है अगर, और या फिर ब्याज मिलता है डिवेंचर्स, और ये है तो बैंक को बेनिफिट होता है कि ये डिविडेंड और ये इंटरेस्ट भी उस पर ऐड होता जाता है, तो बैंक के सरचार्ज में थोड़ा सा कमी आ जाती है और बैंक का प्रभार जो है वो बढ़ जाता है। सिक्योरिटी के प्राइस हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि इंक्रीज हो जाए। और स्थान परिवर्तन या रखने में सुविधा, सिक्योरिटी को रखने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटा सा सेफ कस्टडी अलमीरा, एटलीस्ट उसमें सारे डॉक्यूमेंट आसानी से रख सकते हो। अब बैंक की ब्रांच चेंज कर रही है, यहाँ से अगर ब्रांच यहाँ जाती है तो इस अलमीरा के सारे कागज को उठा करके यहाँ रखना है, किसी स्टाइल की कोई भी इसमें प्रॉब्लम फेस बैंक को नहीं करनी पड़ती है। तो ये बेनिफिट जो होते हैं एक बैंक को मिलते हैं जब वो इन सिक्योरिटी के बिहाफ पर लोन देता है। अब आता है कि बैंक को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। तो बैंक को जब ऐसा लोन देता है तो बैंक को कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है। तो पहली सावधानी है व्यवसाय की प्रकृति, कि बैंक को लोन देने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि ये सिक्योरिटी किस स्टाइल के नेचर के बिजनेस से बिलोंग कर रही है, एटलीस्ट किस कंपनी से बिलोंग कर रही है और उस कंपनी के बिजनेस का नेचर कैसा है, तब जा कर के बैंक को लोन इश्यू करना चाहिए। ऑलमोस्ट 2 टाइप्स के नेचर की होती है। पहला ऐसा होता है जिनमें स्थिरता रहता है, एक स्टेबल पॉइंट पर रहती है, और दूसरी उस स्टाइल के प्रोडक्ट की कंपनी होती है जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो बैंक को ये डिटर्मिनेट करना पड़ेगा कि ये सिक्योरिटी किस स्टाइल की कंपनी या बिजनेस के नेचर से बिलोंग करती है। अब अगर स्थायित्व है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर फ्लक्चुएशन आता है तो थोड़ा सा, अगर परिवर्तनशील है उसकी प्रकृति, तो बैंक को थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा, एक ग्राफ देखना पड़ेगा एवरेज, कि एटलीस्ट चेंज हो रहा है तो कितने परसेंट चेंज हो रहा है। जैसे स्थायित्व प्रवृत्ति का होता है लोहा और वस्त्र इंडस्ट्री, आयरन एंड गारमेंट्स इंडस्ट्री, तो इनमें एक स्टेबिलिटी रहती है, इनके प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो इनको आप सिक्योरिटी के तौर पर जब आसानी से लोन दो तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ होता है जिनके नेचर में ही चेंजेस आना होता है, फॉर एग्जांपल रबर एंड टी,
तो ऐसी इंडस्ट्री की सिक्योरिटी, ऐसी कंपनी की सिक्योरिटी के बिहाफ पर लोन देने से पहले बैंक को थोड़ा सा इवेल्युएशन कर लेना चाहिए और उसी के बाद जो है ये इश्यू करना चाहिए। तो बैंक को सबसे पहली सावधानी जो रखनी पड़ती है वो रखनी पड़ती है व्यवसाय की प्रकृति की, कि व्यवसाय किस नेचर का है, किस नेचर के बिजनेस से रिलेटेड सिक्योरिटी है। अगर स्टेबल है, जैसे स्थायित्व प्रवृत्ति की है लोहा और वस्त्र, तो उस पर आप लोन देते समय ज़्यादा जानकारी मत करो। बट कुछ डायनेमिक है, चेंजेस होती है कंटिन्यूस, तो ऐसी इंडस्ट्री या कंपनी की सिक्योरिटी पर लोन देने से पहले बैंक को थोड़ा जो है जानकारी अच्छे से चेक करनी पड़ेगी और उसके बाद बैंक को इस स्टाइल के लोन को इशू करना होगा। सेकंड आता है अंशों का प्रकार। सेकंड सावधानी बैंक को रखनी पड़ती है कि टाइप्स ऑफ शेयर, कि किस स्टाइल के अंशों का जो प्रकार है वो कैसा है। तो ऑलमोस्ट जो है 2 टाइप्स के होते हैं शेयर। फर्स्ट इज इक्विटी एंड सेकंड इज प्रेफरेंस। तो बैंक को लोन देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस प्रकार के शेयर की जो है सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर करके लोन दे रहा है। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो बैंक को ये बेनिफिट होगा कि प्रॉफिट डिविडेंड में जो है, डिविडेंड में आपको है प्रायोरिटी मिलेगी, आपको प्राथमिकता मिलेगी। तो जब डिविडेंड में आपको प्राथमिकता मिलेगी तो बैंक को ऑलमोस्ट प्रेफरेंस शेयर की जमानत पर ऋण देना चाहिए। उसके बाद इसमें सर्टेनिटी है, आपकी निश्चितता है कि आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चितता इसमें रहती है। क्योंकि जब ये इश्यू होते हैं तो ही पता चल जाता है कि 10% पे है या इतने पे है, तो इनमें सर्टेनिटी रहती है, आपके डिविडेंड में सर्टेनिटी रहती है, इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं होता है और लाभों में आपको प्राथमिक अधिकार होता है। अब अगर इक्विटी शेयर की जमानत पर दिए हैं तो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, कभी ऊंचा लाभ मिलेगा कभी नीचा लाभ मिलेगा और लाभों में प्राथमिकता इनको नहीं मिलेगी। तो बैंक को दूसरी सावधानी रखनी चाहिए कि किस प्रकार के अंशों में दे रखा है। पूर्वाधिकार अंशों पर ऋण देना ज्यादा फायदेमंद होता है कंपैरिजन देन इक्विटी शेयर होल्डर पर बैंक को लोन देते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंपनी का प्रबंध, कि जब हम कभी जिस सिक्योरिटी के तौर पर लोन दे रहे हैं तो बैंक को उसके मैनेजमेंट के बारे में भी देखना चाहिए कि एटलीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, कंपनी का सीईओ कौन है, उसकी एटलीस्ट क्या पॉलिसीज है, किस स्टाइल की पॉलिसी है, उसका कितना कंट्रोल है, उसके टाइम पीरियड में बिजनेस में प्रॉफिट की क्या चांसेस हैं। तो बैंक को सारी चीज़ें देखनी चाहिए, एटलीस्ट प्रबंध के बारे में पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे हाथों में है। अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंसी वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल कर रहा है, इट मीन्स कंपनी की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, डिविडेंड होगा तो शेयर का प्राइस या जो सिक्योरिटी एटलीस्ट उसका प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा। तो बैंक को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब बैंक लोन दे रहा है। मैनेजमेंट पे ही वापस रिकवरी जो है वो डिपेंड करती है। अगर रिकवरी अच्छे हाथों में है तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा और अगर रिकवरी सही हाथों में नहीं है, कंपनी के डूबने के चांसेस हैं, तो ऐसे मैनेजमेंट के हाथों में बैंक को, ऐसी सिक्योरिटी वाले बैंक को उसको लोन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है उचित मार्जिन। उचित मार्जिन, फेयर मार्जिन। अब बैंक को जब वो सिक्योरिटी के तौर पर जब दे रहा है तो बैंक को एक मार्जिन का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि एटलीस्ट उसकी जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू का कितने का मार्जिन रख करके उस पर लोन दिया जाएगा। सपोज कीजिए किसी कंपनी के शेयर के प्राइस 10,000 रुपीज़ है, दो प्रकार का है, अब एक अच्छी कंपनी है और एक बेकार कंपनी है, एक की ग्रोथ बहुत रैपिड रेट से हो रही है, एक की हो, तो जिसकी ग्रोथ हाई है एटलीस्ट और ऐसी कंपनी में मार्जिन कम रखना चाहिए और जिसकी ग्रोथ लोअर है एटलीस्ट वहाँ मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। तो बैंक को नेक्स्ट जो प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द मार्जिन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन, कि मार्जिन का डिटर्मिनेशन किस स्टाइल से किया जाएगा। आपको एटलीस्ट कंपनी को देखना है कि कंपनी की क्या कंडीशन है, किस स्टाइल की कंपनी है, क्या कर रही है, उसकी ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, उसके प्रॉफिट के क्या चांसेस हैं, इन सब बातों का बैंक को ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद ही बैंक को आपको जो है वो लोन इशू करना पड़ेगा उसकी फेस वैल्यू को देख करके। और जिसकी ग्रोथ हाई है, प्रोग्रेस है, तरक्की कर रहा है, एटलीस्ट उसमें मार्जिन लोअर रखना चाहिए। और जिस कंपनी की एफिशिएंसी लोअर है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी लोअर है, एटलीस्ट वहाँ पर जो है वो मार्जिन
वो थोड़ा सा हाई अमाउंट में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है पूर्णदत्त अंशों पर ऋण। जब बैंक लोन दे रहा है तो अगर वो शेयर पर दे रहा है तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि ये जो अंश है वो अंशतः दत्त तो नहीं है, मतलब पार्शियली पेड तो नहीं है, अंशतः दत्त। ऐसे अंशों की जमानत पर ऋण दे दिया तो जो फुली पेड अप ही नहीं है तो एटलीस्ट उसके नेक्स्ट का जो है उसकी वैल्यू कौन चुकाएगा। तो बैंक जब कभी भी लोन देता है, बैंक को ये ध्यान रखना चाहिए कि पूर्णतः दत्त अंशों पर दे। फुली पेड अप, जो फुली पेड अप शेयर होते हैं एटलीस्ट उसी पर लोन दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी वैल्यू कंपनी के पास जा चुकी है। अब इससे सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगी, आपको लोन को रिकवर करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर अंशतः दत्त अंशों की जमानत पर दिया गया है तो एटलीस्ट उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे कौन करेगा, बैंक के द्वारा की जाएगी या कस्टमर के द्वारा की जाएगी, इसको पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। तो ऑलमोस्ट बैंक को ये सावधानी रखनी चाहिए कि किस प्रकार के अंशों पर ऋण दिया गया है, पूर्णतः दत्त या अंशतः प्रदत्त। तो पूर्णतः दत्त अंशों पर ही बैंक को लोन इश्यू करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हस्तांतरण करना। हस्तांतरण करना ऑलमोस्ट एक ऐसा सिस्टम है बैंकिंग में कि जब हम कभी लोन लेना चाहते हैं तो हम बैंक के नाम भी वो प्रतिभूतियां हस्तांतरित कर सकते हैं। कि जैसे मैं मेरे नाम की सिक्योरिटी पे लोन लेना चाह रही हूँ, संगीता के नाम को शेयर है, अब मुझे लोन लेना है, तो बैंक अपनी प्रिकॉशंस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जो संगीता के शेयर है वो SBI बैंक के नाम कन्वर्ट करवाने के लिए मुझे कह सकते हैं। तो बैंक को ये सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसे अंशों का हस्तांतरण करा ले या फिर एक रिक्त हस्तांतरण पत्र दे दे। रिक्त हस्तांतरण का मतलब होता है इन फ्यूचर अगर मैंने लोन को पे करने में कोई मिस्टेक करी तो एटलीस्ट इन पर बैंकों का राइट होगा। तो ये रिक्त हस्तांतरण, ऐसा हस्तांतरण करवा लेना चाहिए बैंक को जिससे कि लोन की सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है। इन फ्यूचर ऐसी सिक्योरिटी को सेल करने में बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट आता है शीघ्र बिक्री योग्य, जिसमें मार्केटेबिलिटी अच्छी हो, शीघ्र बिक्री योग्य प्रतिभूतियां हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जिनको मार्केट में ले जा करके हम आसानी से इनको सेल कर सकते हैं। हमें एक ऐसी सिक्योरिटी पर बैंक को लोन देना चाहिए जिनमें मार्केटेबिलिटी अच्छी हो, जिनको मार्केट में सेल करना वापस बहुत आसान हो। अगर किसी कस्टमर ने लोन को रीपे करने में कोई मिस्टेक कर दी तो उसकी एज ए सिक्योरिटी पर रखी गई जो सिक्योरिटी है, जो प्रतिभूतियां हैं, उस पर बैंकर को राइट टू लीन होता है, तो बैंक उन्हें वापस सेल करने का राइट रखता है। तो अगर उसमें मार्केटेबिलिटी होगी, अच्छी कैटेगरी की होगी, अच्छी कंपनी की होगी तो वो आसानी से बिक जाएगी। और अगर किसी बेकार कंपनी जिसकी खुद की रेपुटेशन गुडविल नहीं है उसकी सिक्योरिटी की जमानत पर दे दिया तो उनको बेचना बहुत कठिन हो जाएगा। तो बैंक को ध्यान रखना चाहिए शीघ्र विपणन योग्य कंपनी की प्रतिभूतियों को ही एज ए सिक्योरिटी के तौर पर अपने यहाँ रखना चाहिए। उसके बाद है स्वामित्व के संबंध में। स्वामित्व के संबंध में सावधानी कि ऑलमोस्ट जब बैंक लोन दे रहा है तो बैंक को ऑनरशिप के बारे में वैसे ही पता हो जाता है कि जो लोन ले रहा है पर्टिकुलर उसी पर्सन के नाम वो सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना किसी स्टाइल का कोई जॉइंट, ना कोई पार्टनरशिप, ना कोई अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन अगर लोन ले रहा है तो इंडिविजुअल के नाम की ही सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये हमने कहा आपको पहले ही कि कंपनी से पता लगाया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम इतनी सिक्योरिटी है या नहीं है। तो बैंक को ध्यान रखना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का जॉइंट हुआ, हस्बैंड रख रहा है तो वाइफ की अगर परमिशन नहीं है तो ऐसा लोन या ऐसी सिक्योरिटी इनवैलिड हो सकती है। तो ऑलमोस्ट जो पर्सन ले रहा है उसी के नाम की सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद है आवंटन पत्रों पर ऋण। आवंटन पत्रों पर ऋण कभी कभी क्या होता है कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर के लिए जो है
अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी है, मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, कंपनी से मुझे लेटर आ जाता है कि आपके नाम कंपनी 1000 जो है शेयर का आवंटन कर रही है। इट मीन्स वो कहलाता है अलोकेशन लेटर, आवंटन पत्र। अब अलोकेशन, अब सिक्योरिटी मिलने में और अलोकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। जब मुझे अलोकेशन लेटर मिला और अब मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, तो उस दौरान टाइम पीरियड बीच के मिड के टाइम में मुझे अगर लोन की रिक्वायरमेंट होता है, देन आई हैव राइट टू इशू द लोन फ्रॉम एनी बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ राइट लेटर्स। जो पत्र था अलोकेशन राइट का जो लेटर था, एटलीस्ट उसके बिहाफ पर भी मैं लोन इशू करवाती हूँ। तो ऐसे प्रपत्र को लेकर के मैं बैंक के पास जाती हूँ। बैंक को वैसे तो नहीं देना चाहिए, अलोकेशन होने का मतलब ये नहीं कि अलोकेशन हो गया, बट कभी कभी अगर बैंक दे देता है ऐसे अलोकेशन पत्र पर ऋण, तो उसमें क्या होता है, बैंक को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। उसे कंपनी से इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि कंपनी ने ऐसा आवंटन पत्र जारी किया या नहीं। तो बैंक को जब तक कंपनी से किसी प्रकार की कोई भी सहमति नहीं मिले, तब तक केवल मात्र ग्राहक के कहने पर इस प्रकार के आवंटन पत्रों की जमानत पर ऋण नहीं देना चाहिए। उसके बाद आता है अंश बेचने का अधिकार। अंश बेचने का अधिकार पत्र। बैंक को अपने कस्टमर से इस प्रकार का एक अधिकार पत्र भी ले लेना चाहिए और उस अधिकार पत्र पर ग्राहक के हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए कि इन फ्यूचर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी अवहेलना करने पर, प्रॉपर टाइम पे जो है इंस्टॉलमेंट या किस्त नहीं जमा कराने पर या लोन नहीं जमा कराने पर, बैंक को इस बात का अधिकार होगा कि वो मेरे अंशों को सेल कर दे। तो बैंक को एक सावधानी ये भी रखनी चाहिए कि अंश बेचने का अधिकार पत्र भी जब आप लोन इश्यू कर रहे हो, एटलीस्ट उसी टाइम कस्टमर से उसको साइन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऋण पत्रों के संबंध में रजिस्ट्री। अब यहाँ तक तो शेयर चल रहे थे, अब आता है ऋण पत्रों के संबंध में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऑलमोस्ट हम डिवेंचर के बिहाफ पर भी लोन देते हैं, तो जब कोई बैंक किसी कंपनी के डिवेंचर के बिहाफ पर लोन देता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि उसको एक जमा प्रपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। जमा प्रपत्र, जमा प्रपत्र इस प्रकार का होता है, उसको हम एक बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं, इसको बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं। और जिस किसी भी पर्सन ने डिवेंचर्स के बिहाफ पे लोन की रिकमेंडेशन आपको सेंड कर रखी है, तो बैंक की ये है, बैंक को ये सेफ्टी रखना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर से एक जमा प्रपत्र प्राप्त कर ले। जमा प्रपत्र का मतलब होता है बंधक ऋण पत्र प्रपत्र प्राप्त कर ले, ताकि उसमें वो व्यक्ति खुद इस बात की घोषणा करे कि मैं ये डिवेंचर्स जो है मेरी मर्जी से लोन के लिए बैंक के पास जो है एज ए बंधक के रूप में रख रहा हूँ, और जब तक मैं ये ऋण नहीं चुका देता हूँ, इस पर बैंक का ही स्वामित्व रहेगा। उसके बाद आता है कि अगर बैंकिंग को, अगर जब उस पर्सन ने ये लिख करके दे दिया बंधक ऋण पत्र, तो बैंक को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम को चेक करना चाहिए। सीमा नियम और कंपनी का जो अंतर नियम है, अंतर नियम, इसको AOA और MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बैंक को कंपनी के अंतर नियमों को देखना चाहिए और फिर इन अंतर नियमों को देख करके बैंक को इस बात का पता लगाना चाहिए कि कंपनी को डिवेंचर इशू करने का राइट भी है या नहीं है। अगर कंपनी को उसका अधिकार नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो बैंक को ये बात देख लेनी चाहिए सबसे पहले, जब डिवेंचर के संदर्भ में आप लोन दे रहे हो, डिवेंचर के बिहाफ पे लोन दे रहे हो, तो एक जमा प्रपत्र प्राप्त कर लो, एक बंधक ऋण पत्र प्राप्त कर लो। बंधक ऋण पत्र प्राप्त करने के बाद बैंक को देखना चाहिए कि किस कंपनी के डिवेंचर है, उस कंपनी के AOA और MOA को बैंक को चेक करना चाहिए, इसकी फोटोकॉपी मंगानी चाहिए। उस फोटोकॉपी में चेक करना चाहिए कि कंपनी को डिवेंचर्स को इश्यू करने का राइट भी है या नहीं है। अगर इश्यू करने का राइट है तो ही बैंक को लोन देना चाहिए, वरना नहीं देना चाहिए। उसके बाद अब जैसे बैंक ने जो दिया, उसने आपको लिख करके ऋण पत्र के संबंध में जो प्रपत्र लिख करके दिया है, तो बैंक को 21 दिनों के भीतर ही उसकी रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए।
जो भी उसने प्रपत्र आपको लिख करके दिया है डिवेंचर्स का बंधक प्रपत्र, तो बैंक को क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए और उस रजिस्ट्रार के पास जाकर के उस बंधक प्रपत्र की विदिन 21 डेज जो है बैंक को उस ऋण पत्रों की 21 दिन के भीतर ही रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए, अन्यथा जो है वो प्रभार व्यस्त हो जाएगा, इतना आपने जो खर्च किया या कुछ भी खर्च किया वो सब व्यस्त चला जाएगा। तो ये नेसेसरी है कि विदिन 21 डेज जो है बैंक इनकी रजिस्ट्री जो है वो अपने नाम करा ले। उसके बाद ऋण पत्रों को अपने अधिकार लेने पर कंपनी को कम से कम उस प्रपत्र पर, जब आपका उस पर अधिकार हो गया, आप कंपनी रजिस्ट्रार के पास चले गए, तो उस प्रपत्र पर 2 संचालकों के सिग्नेचर होना जरूरी है। 2 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, अगर आप डिवेंचर्स के बिहाफ पे लोन दे रहे हो, आपने प्रपत्र प्राप्त कर लिया, आपने सीमा नियम और अंतर नियमों को चेक कर लिया, आपने चेक कर लिया कि कंपनी को अधिकार है या नहीं है ऐसे ऋण पत्रों के निर्गमन का, उसके बाद उस प्रपत्र पर आपको उस कंपनी के 2 संचालकों के भी हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए, जिसमें उन सभी शर्तों का उल्लेख होना चाहिए। सबसे पहले जब आपने संचालकों का हस्ताक्षर करवाए तो उसमें उन सब शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जो शर्तें आपके और कस्टमर के बीच में तय होती है कि ग्राहक ने आपको क्या कहा, उन सभी शर्तों का उस प्रपत्र में उल्लेख, क्लियर उल्लेख होना चाहिए। और जब संचालक या सिग्नेचर करें तो कंपनी की सार्वमुद्रा का भी प्रयोग होना चाहिए, कंपनी की सील जो है उसके साथ लगी हुई होनी चाहिए, उस प्रपत्र में ये होनी चाहिए। और उस प्रपत्र में ये क्लियर लिखवा लेना चाहिए कि अगर ऋण भुगतान में किसी प्रकार का कोई भी विलंब होता है, ऋण भुगतान में अगर मैं विलंब करता हूँ तो इन ऋण पत्रों पर बैंक का अधिकार होगा, ऐसा भी प्राथमिक अधिकार होगा, ये बात भी लिखवा लेनी चाहिए। तो डिवेंचर्स के संदर्भ में प्रपत्र प्राप्त करो, डायरेक्टर्स के सिग्नेचर कराओ, सील को चेक करो और ये बात क्लियर लिखवा लो कि अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक मेरे द्वारा की जाती है तो बैंक को इन ऋण पत्रों पर प्राथमिक अधिकार होगा। ये सारी बातें जो है वो स्कंद विनिमय पत्रों के विरुद्ध ऋण देने पर है। तो अभी तक मैं आपको बैंक के लोन देने की प्रक्रिया बता रही हूँ, उसमें सिक्योर्ड लोन में, पहले अनसिक्योर्ड लोन नहीं बता रही हूँ, बैंक द्वारा किस प्रकार सुरक्षित ऋण दिए जाते हैं वो होगा। इससे पहले जो एक लेक्चर मेरा आ चुका है उसमें मैंने माल की जमानत पर ऋण देना बताया है कि आप किसी भी प्रकार के गुड्स को जो है वो रख करके लोन दे सकते हो। सेकेंड ये है, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ कि आप किस प्रकार के डॉक्यूमेंट, बॉन्ड्स, शेयर, ये इनको रख करके भी आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम जो है गोल्ड है, LIC पॉलिसीज़ है और अदर थिंग्स है, प्लीज उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी।